हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस? पहली बार तुम लोग ने एडवांस पैटर्न पे टेस्ट लिखा है भाई, तो उम्मीद करता हूँ एक नया एक्सपीरियंस होगा, है ना। कई लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है और कई लोगों का पेपर थोड़ा सा कम अच्छा गया है, लेकिन पेपर देना जरूरी है। तो जिन्होंने पेपर दिया दे आर डूइंग द राइट थिंग, उनकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। और जो कुछ भी प्लस माइनस एक्सपीरियंस है कि यार हमारा कुछ छूट गया, हमारा जल्दी सबमिट हो गया, देखिए ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द लर्निंग है। अब क्यों छूटा भाई? कई लोगों का पेपर इसलिए छूट गया कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। कई लोगों का पेपर जल्दी सबमिट हो गया। क्यों जल्दी सबमिट हो गया? हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो। तो अगर अगली बार ऐसा होता है तो भाई आप अपने नंबर के साथ मुझको तुरंत मैसेज करो कि सर मेरा ये नंबर है, गलती से सबमिट हो गया है, ठीक है, तो उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन वो बैकएंड पे पता चल जाएगा कि वो गलती क्या थी। आपको सिर्फ ये चीज दिख रही सबमिट हो गया, बट बैकएंड पे पता चल जाएगा कि सबमिट क्यों हुआ। तो कुछ लोग को कल ऐसा हुआ कि इंटीजर में आंसर पुट किया और वो सबमिट हो गया, तो ये बैकएंड पे पता चल जाएगा कि इस नंबर पे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको मौका मिलेगा वापस रीस्टार्ट करने का, लेकिन सबको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लर्निंग है, ठीक है। और कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स ये सब भाई बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी आपने सीखा, जैसे आपने मान लो जो भी फिजिक्स अटेम्प्ट करी और आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप वापस से जाके वो चैप्टर वापस चालू करा जाए। ऐसा नहीं होगा भाई। तुम लोग को मेंटली हैबिट है फुल मार्क्स स्कोर करने की, ऐसा एडवांस के पेपर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपके मार्क्स जो भी आए हैं वो ऐसे ही सबके आते हैं। आपको बस ये करना है कि जितने भी मार्क्स कटे हैं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा था यार ये मैं सही कर रहा हूं, अगर वो गलत हो गया है तो क्यों गलत हुआ, क्या रीजन रहा, क्या आपसे गलती हुई, इसका अगर आप एनालिसिस करोगे, इसको आप एक पेन पेपर लेके बैठोगे और थिंक करोगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे, वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको देख के अपनी जो भी आपकी लर्निंग में कमी रह गई, गैप रह गया, उसको अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे, तो ये आपका एकदम राइट अप्रोच होगा पेपर को एनालिसिस करने का और हैंडल करने का, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराओ मत। आपके लिए नया हो सकता है, हम हर साल देख रहे हैं ऐसे ही होता है कि मतलब ऐसा हुआ कि 120 फिजिक्स के मार्क्स थे, उसमें से हो सकता है 20 ही आ रहे हो सकता है पूरे 360 में से 20 आ रहे हो। हर टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, लेकिन आपको करना क्या है, जितनी गलतियां हुई उनसे सीखना है और हर बार ये होता रहेगा, हर बार नई लर्निंग होगी। अब बताओ आप, ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर का एग्जाम एक बार लिख दिए आगे अब 2 साल तक वेक्टर पूछा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर क्यूमुलेटिव एग्जाम में वेक्टर वापस आएगा। तो भाई एक लिमिटेड सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ही तो है। अगर आज वाले पेपर में करके सीख लिया तो कल जब वेक्टर का वापस होगा तो वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, वहां पे फिर तू करेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके पॉलिश हो जाएगा पूरा चैप्टर। तू ये मत सोच कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ लूं क्या, भाई मैं लिख के दे रहा हूं, तू पढ़ के देख ले। मैं तेरे को फिर एक पेपर दूंगा और तेरा यही हाल होगा जो आज हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा एक प्रोसेस है। लर्न करा, ठीक है, रिटेंशन किया, याद रखा थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद पेपर हुआ तो उसमें वापस उसे जो भी याद किया था, जो भी लर्न किया था, उसको अप्लाई किया। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद अगर ये पूरा तू सीख गया है तब जाके मार्क्स ठीक ठाक आएंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ऐसा नहीं कि तू चैप्टर फिर पढ़ लेगा तो जाके मार्क्स बढ़ जाएंगे। भाई चैप्टर से एप्लीकेशन तक की जर्नी है जेईई एडवांस। वो एप्लीकेशन कैसे आएगी? एग्जाम के पेपर को, एग्जाम का जो तूने अटेम्प्ट किया है, जो अपना पेपर दिया है, उसकी एनालिसिस करेगा बढ़िया से, तब जाके वो प्रोसेस क्लियर होगी। अच्छा मैं सीखा ये था, इसको याद ये रखा था मैंने और ये अप्लाई कर दिया, गलती हो गई, क्या छूट गया, अच्छा ये वाला पॉइंट छूट गया, इसको अगली बार ध्यान रखूंगा, पूरा सही हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तोते उड़ गए
भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, कई लोग बोल रहे थे, वो फोटो आई होगी योगा डे वाली फोटो आई, कई लोग बोल रहे हैं राजन सर आप थोड़ा ज़्यादा योगा करना, है ना। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, तुम थोड़ा ध्यान से देखो, उस फोटो में मैं ही योगा टीचर हूं, मैंने ही योगा करवाया है, और वो योगा कराने के लिए पिछली रात 3:30 बजे तक मैंने पीपीटी बनाई, तब जाके अगले दिन पूरा योगा कराया। क्या 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 करना है, किस किस बॉडी पार्ट के लिए कौन कौन से आसन कराने हैं, सब मैंने प्लान किया, ठीक है। तो भाई मैं ही वो योगा टीचर था, ठीक है, तो मुझे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद अगले दिन फिर तुम लोग के ही किसी काम के लिए फिर मैं 3:30 बजे ऑफिस से गया, दैट वाज ऑन सैटरडे। फिर संडे में 9 बजे वापस ऑफिस आ गया, फिर वापस से मैं कल शाम को घर गया। भाई मेरे कैसे तोते उड़े हुए तुम्हें आइडिया नहीं है। मेरा आज खतरनाक माइग्रेन वाला हेडेक हो रहा है, इसलिए आधे घंटे क्लास लेट चालू करिए। तो तुम सोचो, तुम लोग अपनी प्रॉब्लम को ही सबसे बड़ा समझते हो, ठीक है। अभी आपकी एज में प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, बट एज अ बड़ा भाई मैं कह रहा हूं ना भाई, तुम फिजूल चिंता कर रहे हो। ये एक नॉर्मल लर्निंग कर्व है, होता है, ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब एकदम ट्रैक पे आ जाएगा। और मैं जानता हूं अभी समरी लेक्चर है वेक्टर का, और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे एंड से पेंडिंग है, बट कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें और भी पाइपलाइन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे इस वीक में वो सारी पेंडेंसी खत्म करें, ठीक है। लास्ट वीक भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। इस वीक में कोशिश करेंगे कि वो पेंडेंसी सारी खत्म हो जाए, मुझे पूरा ध्यान है। बट तू भाई जो मेरे तरफ से रह रहा है उस पर बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं ऑलरेडी लोड ले रहा हूँ उस चीज़ का। तू खाली अपने पढ़ाई को एकदम पॉलिश करता रहे, जितने सवाल तेरे को दिए गए मॉड्यूल में ऑलरेडी सवाल बहुत ज़्यादा है, उनको लगाता जा भाई, लगाता जा। और मैं जानता हूं कि मॉड्यूल के सवाल एंड टू एंड नहीं होंगे, बट कम से कम अब PYQs आ चुके हैं, अब इस वाले चैप्टर से तो अच्छे खासे PYQs आ चुके हैं, तो हमें उनको क्लियर करते चलना है, कोशिश करना है कि वो प्रैक्टिस में आ जाए हमारे सारे, ठीक है। चलिए 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 ओके। अब आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जो चल रहा है बेटा अच्छा चल रहा है, बस मेरी एक बात मान ले। इतना सारी बात करने के अलावा ना, मतलब के बजाय मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। तू बस एग्जाम लिख, एग्जाम का एनालिसिस कर, जो गलती हो गई उसको याद कर, समझ ले, कुछ भी कर, उस गलती को पॉलिश कर ले, बस इतना तू कर लेगा ना भाई, मैं बता रहा हूं तेरे को, तू जर्नी को आगे तो बढ़ने दे, तेरे को धीरे धीरे ये बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, सब कुछ आनंद आ जाएगा भाई। लेकिन बार बार ये नहीं कि तू बैक स्टेप पे जा रहा है और वापस से वही चैप्टर वापस से खोल के पढ़ रहा है। 10 बार पढ़ ले यार, कुछ नहीं होगा। एनालिसिस कर, आगे बढ़ जा। ये चैप्टर बहुत बार आएंगे, वेक्टर 10 हजारों बार यूज होगा, ठीक है ना, टेंशन ना ले। चल भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। हमने डायमेंशंस लास्ट लेक्चर में देखे थे और उसके कुछ एप्लीकेशन की हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई आर वी रीडिंग डायमेंशनल एनालिसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई डायमेंशन, और अच्छा इसके पहले ना थोड़ी सी एक बात याद आ गई मुझे। मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा था परमिटिविटी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। इसका डायमेंशन मैंने निकालने के लिए आपको बोला था। कई बच्चों ने मुझे अपने नोटबुक्स में ये सॉल्व कर करके भेजा है। उन्होंने फॉर्मूले जो दिया था टेबल अपने मॉड्यूल में, उससे फॉर्मूला उठाया, उससे डायमेंशन निकाल के बता दिया, और बहुत सारे बच्चों ने सही किया। मतलब आपको कहीं ना कहीं इस बात का क्रक्स मिल गया है कि डायमेंशन कैसे निकालना है। बट कुछ बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एक बार करके दिखा रहा हूं, वो देख लेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए हम वर्क करेंगे। हमने आपको बताया था कि कोई एक फॉर्मूला पकड़ में आ जाए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स कह लो, फोर्स है, ये फोर्स है, और दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप 12th क्लास में पढ़ोगे, दिस विल कम इन 12th क्लास, ठीक है। ये फॉर्मूले में परमिटिविटी आती है, इस फॉर्मूले में परमिटिविटी आती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परमिटिविटी को एक साइड रखेंगे, इधर क्या हो गया चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइड बाय फोर्स, और ये हो गया आर स्क्वायर। बाकी सब कांस्टेंट है तो ये हम इसको प्रोपोर्शनल बता देंगे कि भाई ठीक है एप्सिलॉन नॉट जो है वो इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए तो डायमेंशन लिख लिया जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशन है चार्ज के स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज के स्क्वायर को लिख लेंगे a और t का स्क्वायर, बिकॉज at इज चार्ज, तो a2 t2, ठीक है, डिवाइड बाय फोर्स का क्या आएगा, फोर्स का आएगा m1 l1 t-2, ठीक है ना। और r क्या है, r है डिस्टेंस, r है डिस्टेंस जिसका है स्क्वायर, तो l का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसी को बस अच्छे से लिख लो तो आंसर आ जाएगा। तो m की पावर -1, l यहाँ 1 है और l यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा l की पावर -3, यहाँ नीचे 3 हो जाएगा तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और t यहाँ -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगी, और a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर और t की पावर 4, ये आ गया। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद मैंने परमिएबिलिटी के लिए भी बोला था, आई सेड यू फॉर परमिएबिलिटी ऑल्सो म्यू नॉट, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अब ये वाला मैंने कर दिया है, ये आप लोग एज अ होमवर्क ले लीजिए और खुद ही करिए, इसको मैं नहीं करूंगा। सो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज दैट स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है c, दैट इज मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है, तो ये मीटर पर सेकेंड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब आपको एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, म्यू नॉट का निकालना है, और ये फॉर्मूला आप अगर यूज करोगे तो आप एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट का निकाल पाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज परमिएबिलिटी, बेसिकली दिस इज परमिएबिलिटी, और इसका आप यूजिंग दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। हमने अब तरह तरीके के मतलब जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज थे सबके डायमेंशन कैसे निकालने हैं सीख लिए हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो डायमेंशन हम चुटकियों में निकाल लेंगे। तो हो सकता है कुछ फॉर्मूले आज की तारीख में ना पता हो, जैसे जैसे तुम्हारा सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा तुम्हें फॉर्मूले पता चलते जाएंगे और ये चीज तुम्हारे लिए और आसान होती चली जाएगी। अभी प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस सीख लो। तो अब क्या है प्रोसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेजर 3 यूज है, 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन देखो आप, पहला एप्लीकेशन देखो, यूनिट कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है तो मुझे डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए, उसको यूज करके मैं कर लूंगा, ठीक है। अभी कैसे करेंगे बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए दूसरा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, इसके लिए भी डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस मींस जस्ट एनालाइजिंग द डायमेंशंस, ठीक है, दैट्स ऑल इट मींस, ठीक है, एनालाइजिंग द डायमेंशंस। सर एच.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे, एच.सी. वर्मा एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये 3 यूज केस है, हम धीरे धीरे एक एक करके तीनों को समझेंगे, तीनों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इनके ऊपर कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा अच्छे लेवल के, कुछ ऐसा यूनिक टाइप जो जनरली आपको बुक्स में देखने को कम मिलेगा, उस टाइप के सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। आज मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको समझ में आ जाए पहले, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए यार एक बार जरा सा क्या ना, मैं आज मैसेज पे कम ध्यान दे रहा था, एक बार अगर तुम लोग सारे जुड़े हुए हो और जहां तक मैंने अभी बोला और मेरे साथ एकदम कनेक्टेड हो तो एक बार जल्दी से दिल बना दो यार, मोटिवेशन डाउन हो रहा है थोड़ा सा, जल्दी से एक बार दिल बना दो तो फटाफट आगे कहानी दौड़ाई जाए, क्योंकि एक बार मैं इसमें घुसूंगा तो फिर मेरा चैट पे ध्यान नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से दिल बना दो, अगर तुम लोग एकदम अलर्ट हो और मेरी बात तुम तक क्लियरली पहुंच रही है तो फटाफट।
बहुत बढ़िया। दो बातें आई हैं पूछने में, कह रहे हैं कि भैया एच.सी. वर्मा और इरडोव, पहले एच.सी. वर्मा फिर इरडोव, मतलब इरडोव बाद की किताब है, पहले नहीं। लर्निंग के लिए एच.सी. वर्मा से अच्छी कोई किताब नहीं है, बट वो सारी चीज़ें मॉड्यूल में आपके ऑलरेडी कवर्ड रहेंगी। उस टाइप की चीज़ें जब लेना होगा तब मैं बताऊंगा कि लेना है। अभी तो मॉड्यूल देखोगे थोड़े टाइम में, तुम्हारे पास जब आ जाएंगे तुम्हें रियलाइज होगा इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं। आई ऑल्सो नो कि वो तुमसे पूरे नहीं होंगे, फिर भी अगर कोई पूरा कर ले जाए तो भाई सैल्यूट मारूंगा उसको मैं। ठीक है, चलिए, नाइस नाइस। चलिए, आई थिंक सब कनेक्टेड हैं, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं इसके अंदर। चलिए, यूनिट कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब क्या चीज है ये, जैसे कि मान लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आई वांट टू कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क कह लो या एनर्जी कह लो इनटू इट्स CGS यूनिट। ठीक है, मुझे क्या करना है, 1 जूल ऑफ एनर्जी को उसके CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 जूल हो सकता है, 2 जूल हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बट एग्जाम्पल अभी 1 जूल ऑफ एनर्जी को हमें CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। हो सकता है अभी आज के तारीख में आपको CGS यूनिट का नाम तक ना पता हो, नेम ऑल्सो नॉट नोन टू यू, आपको हो सकता है नाम भी ना पता हो। जिसको पता है वेल एंड गुड, बट अगर नाम भी नहीं पता है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। बिना नाम जाने भी ये कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे? अपने डायमेंशन को यूज करके, डायमेंशन का एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई ठीक है, तो लेट्स से 1 जूल इज इक्वल टू सम n टाइम्स CGS यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? 1 जूल इज इक्वल टू, वेरी नाइस। कई लोग इसका आंसर बता रहे हैं, बट मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पहले आप देखो, नाम में कुछ नहीं रखा, काम देखो पहले। ठीक है, लेट्स से 1 जूल इज इक्वल टू n टाइम्स CGS यूनिट। ठीक है ना। अब चाहे आप कोई भी यूनिट सिस्टम में हो, आपको एक बात याद रखनी है, द यूनिट सिस्टम, ठीक है, मतलब फॉर अ सेम फिजिकल क्वांटिटी 2 डिफरेंट यूनिट सिस्टम कैन नॉट चेंज द डायमेंशन। ठीक है ना, यानी कि हम एक नोट भी डाल सकते हैं, हम अपने कॉपी में एक नोट भी डाल सकते हैं, है ना, जहाँ पे हमने ये लिखा होगा हेडिंग, वहाँ पे एक नोट हम लिख सकते हैं, नोट इज दैट सेम फिजिकल क्वांटिटी has same dimension across different unit system। ठीक है ना, अक्रॉस डिफरेंट यूनिट सिस्टम। चलिए, तो कोई भी यूनिट सिस्टम हो, आपका डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं दैट दिस विल हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी दैट इज m1 L2 T-2 इन SI सिस्टम। ठीक है, एंड दिस विल हैव m1 L2 T-2 इन CGS सिस्टम। ओके, हम पहले ये लिखेंगे, इसके बाद n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, नीचे जगह कम है। सो n कैन बी रिटन एज m1 L2 T-2 ऑफ SI सिस्टम डिवाइड बाय m1 L2 T-2 ऑफ CGS सिस्टम। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। अब क्या होगा पता है,
अब मैं इसको देखो, जो जैसी सी पावर है वैसा वैसे लिख दूंगा। तो अब MSI डिवाइड बाय MCGS, ठीक है, पावर क्या है दोनों के ऊपर देखो 1, ठीक है, इनटू L के ऊपर देखेंगे तो LSI डिवाइड बाय LCGS। हर बार आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, अभी सीखने के लिए कर रहे हैं। पावर कितना है 2 है तो 2 लगा दिया, और T के ऊपर क्या है तो यहाँ लिख देंगे TSI डिवाइड बाय TCGS। पावर कितनी है -2, ये आ गई n की वैल्यू, ये आ जाएगी n की वैल्यू। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो। अब हमें क्या करना है, मास इन SI सिस्टम। भाई मास इन SI सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट होता है 1 मीटर से, और मास इन CGS यूनिट कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिफाइन होता है, तो दैट इज 1 ग्राम, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम SI वाले में लिख देंगे, अरे मास 1 मीटर, मैंने क्या बोल दिया, मास इन SI इज 1 kg एंड मास इन CGS इज 1 ग्राम, ठीक है, गलती हो गई। तो देखो इसको, तो ये हो गया 1 kg, ठीक है, m से क्या मैं मीटर पकड़ ले गया, तो 1 kg, और मास इन CGS हो गया 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पावर 1। लेंथ की बात करें SI में तो 1 मीटर, लेंथ की बात करें CGS में तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर आ जाएगी 2 लेट से। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम तो SI में या CGS में दोनों में सेकंड में होता है, तो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड, ठीक है, पावर इज -2। चलिए अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। तो व्हाट इज n, n क्या आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम, 1 ग्राम, पावर कितनी आ गई 1। उसके बाद 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी आ गई 2। उसके बाद 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी आ गई -2। चलिए इसी को सॉल्व करना है, ये भी हमने पिछले वाली स्टेटमेंट को रिपीट लिख लिया है। तो ये 1 kg बाय 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, दैट इज 1000। सो 1000 आ जाएगा इधर से, दिस विल फेच मी 1000, ये हमें 1000 दे देगा, इनटू करेंगे, ये क्या दे देगा 1 मीटर, 1 मीटर विल बी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर इज 100, सो इनटू 100 की पावर कितनी है भाई साहब 2 है, 2 आ गई। और ये तो क्या हो गया 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 1, सो दैट इज n। सो n क्या आ गया, ये आ गया 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, सो दैट विल बी 10 की पावर 7, ये आ गया n। सो इससे हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 CGS यूनिट, ठीक है। अब आपको नाम नहीं पता तो आप ऐसे ही लेके चल रहे हो, अगर नाम बता दूं, लेट से बता दूं कि CGS यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी जो कुछ भी है दैट इज अर्ग, ERG, ठीक है ना, तो आप लिख पाओगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? क्या ये बात क्लियर है भाई? यूनिट का प्लूरल है तो इसलिए अर्ग्स। चलिए नाउ चलो करो इसको, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। इसको सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए। अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, अगर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, और अगर CGS यूनिट ऑफ फोर्स है डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, ये पता लगाना है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। देखो हो सकता है हमें पता ना हो, जैसे हमें ये भी नहीं पता था कि वो 1 जूल
10 की पावर 7 अर्ग आएगा। बट हमने क्या करा, हमने दोनों सिस्टम के डायमेंशन लिखे विद अ मल्टीप्लायर ओवर देयर और उस मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, एक बार दिखा देता हूं, देख कैसे किया। देख 1 जूल इज इक्वल टू ये मल्टीप्लायर है और ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है ना, इसके डायमेंशन लिखे बेटा, इसके डायमेंशन लिखे बेटा, और ये n को फाइंड करने के लिए ये वाले डायमेंशन को इधर डाउनवर्ड भेज दिया और डाउन भेज के डिवीजन में डाल के और बस हर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका डिवीजन करवा दिया और यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। एसआई यूनिट का मास 1 kg है, सीजीएस यूनिट का मास 1 ग्राम है। ठीक है ना, तो उधर से डिवाइड करने पे हमें एक मल्टीप्लायर मिलेगा, वो मल्टीप्लायर पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चल इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो भाई, कई लोगों ने एकदम धड़ाधड़ आंसर कर दिया। आई थिंक इन लोग को पहले से आंसर पता है, आई थिंक इन लोग को पहले से आंसर पता है, बट मैं इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रैच से सॉल्व करूंगा आप सबके लिए। तो एक बार देखो भाई, एक बार देखो। तो मैं लिखूंगा, चलो भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू लेट से n डाइन, तो इधर लिख लूंगा डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 L1 T-2। ठीक है, और इधर आ जाएगा n टाइम्स, ये SI सिस्टम है, और ये आ जाएगा n टाइम्स m1 L1 T-2 इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। ठीक है ना भाई, अब क्या करूंगा, सो n क्या आ जाएगा, n विल बी m by m, दैट मीन्स मास इन SI डिवाइड बाय मास इन CGS, और पावर क्या आ गई मास की 1 है। उसके बाद लेंथ इन SI डिवाइड बाय लेंथ इन CGS, पावर क्या है 1, और टाइम भी आ गया, टाइम दोनों में सेम ही होता है तो कुछ खास अपने को फायदा नहीं है, TSI बाय T CGS। ठीक है, एंड पावर इज -2। चलिए अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व करेंगे, ये देखो, मास इन CGS 1 ग्राम, मतलब 1 यूनिट मास इन CGS। भाई देखो ना, याद करो ना, CGS ग्राम में नाप रहे हैं मास, मतलब 1 यूनिट मास हो गया 1 ग्राम। और SI यूनिट में मास का क्या होगा, इन SI सिस्टम यूनिट मास इज इक्वल टू 1 kg, है ना। 1 kg को यूनिट बनाया गया, SI यूनिट बनाई गई, तो ये और ये कटेगा तो 1000 आ जाएगा। 1000 की पावर कितनी है, 1 है, 1। ठीक है ना, तो 1000 की पावर हो गई 1। उसके बाद यहाँ पे लेंथ इन SI हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ये कटेगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। पावर क्या आ जाएगी इसकी 1, क्योंकि इधर भी पावर 1 है। और SI में भी टाइम सेकंड में नापता है और CGS में भी टाइम सेकंड्स में नापते हैं, तो इसको ऐसे ही काट दो, ये 1 आएगा, और 1 की पावर चाहे -2 हो चाहे कुछ हो, दैट विल ओनली फेच यू 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1000 इंटू 100, सो वी गॉट n इज इक्वल टू 10 to the power 5, और ये हमारा आंसर हो गया। सो वी नाउ नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the power 5 डाइन। क्या ये सबको क्लियर हो गया, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से लिख दो भाई क्लियर। एक बार अगर क्लियर हो गया जल्दी से क्लियर लिख दो भाई। एक बार अगर क्लियर हो गया जल्दी से क्लियर लिख दो। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है ना, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान लगा के करना, गलती होगी तो आप लोग, मुझे मालूम है मैक्सिमम ऑफ यू विल प्रोबेबली डू दिस रॉन्ग, बट आई वांट एक बार आप अटेम्प्ट करो, अगर गलती होती है तो आई विल करेक्ट यू। ठीक है ना, चलिए पोल लगवा दिया जाए क्या यार, पोल लगा देना जरा, पोल लगा दो भाई इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए पोल लगा दीजिए।
चलिए चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर मार्क किया है दैट इज बी। मैक्सिमम लोगों ने बी मार्क किया है, ठीक है ना। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ क्या कैसे कैसे सही है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए हम क्या करेंगे, हमें बोला गया कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर है, ठीक है भाई। सपोज हम एक नई यूनिट अडॉप्ट करते हैं, एक लेंथ की नई यूनिट बनाते हैं, मतलब सिस्टम एक नया यूनिट सिस्टम लेके आते हैं, लेंथ की एक नई यूनिट बनाते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये वाला ना बहुत कंफ्यूज करता है और मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है ना। एक बार देखता जा भाई। तो एक जो नई यूनिट है लेंथ की, उसमें क्या माहौल बना, विच इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो वो जो नई यूनिट है वो एक्स मीटर्स के बराबर है, ठीक है ना। मतलब उस नई यूनिट में लेंथ, मतलब उस नई यूनिट में एक यूनिट इज इक्वल टू एक्स मीटर कह सकते हो। उस नई यूनिट में 1 मीटर इज नॉट इक्वल टू एक्स मीटर, कह रहा हूं एक नई यूनिट है, नाम नहीं पता, चलो नाम रख लेते हैं, नई यूनिट का नाम रखते हैं, लेट्स से बैंगन, ठीक है। तो लेट्स से 1 यूनिट बैंगन है ना, मतलब 1 बैंगन इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है ना। मतलब वो जो लेंथ की नई यूनिट थी उसका नाम बैंगन है, तो क्या हुआ 1 बैंगन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, एक्स मीटर, ठीक है ना। तो ये जो नई यूनिट है, द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, उसको अगर हम मीटर में देखें तो एक्स मीटर के बराबर है। अब कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर को अगर इस नए यूनिट वाले नए यूनिट सिस्टम में डालना है तो क्या वैल्यू आएगी, तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए चलिए तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चल भाई ठीक है कोई नहीं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना इज इक्वल टू सम n टाइम्स द एरिया जो भी होगा, है ना। जैसे कि हमने बोला था लेट्स से बैगन, तो दैट इज बैगन का स्क्वायर, है ना। हमने बैगन बोल दिया, बैगन का बी उठा लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n बैगन स्क्वायर, क्योंकि लेंथ अगर बैगन में है तो एरिया बैगन स्क्वायर में होगा। मुझे ये n चाहिए भाई, मुझे ये n चाहिए, तो मैंने क्या करा, ठीक है यार n इज इक्वल टू अब क्या करूंगा, SI वाला डायमेंशन इधर लिखूंगा, तो एरिया का डायमेंशन आएगा L स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आ गया SI सिस्टम में, और इधर आ गया L स्क्वायर बैंगन वाले सिस्टम में, ठीक है ना, जहां पे यूनिट बैंगन थी, ठीक है, क्लियर। चलिए तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे L। अब SI में L का क्या वैल्यू है 1 मीटर, और बैंगन वाले सिस्टम में क्या है x मीटर, ठीक है ना। और इसका क्या है, पूरा पावर स्क्वायर करना है, तो आंसर विल बी 1/x स्क्वायर। तो n की वैल्यू आ गई 1/x स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर टाइम्स द न्यू यूनिट सिस्टम। क्लियर है, इज दैट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है, इज दिस थिंग क्लियर, कैसे करना है। एक कॉमन कंफ्यूजन आ जाती है कि हम बच्चा ये सोच लेता है कि नए यूनिट में, मतलब नए सिस्टम में लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो एरिया विल बी एक्स स्क्वायर मीटर। आप गलत सोच रहे हो, आप सोच के देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मुझे मीटर स्क्वायर में करना है, मतलब मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूं, है ना। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 1/100 मीटर, यही लिखना पड़ेगा ना। तो अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाता हूं तो हमेशा ये वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। अगर मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आऊंगा तो मल्टीप्लायर बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, बड़ा होता जाएगा। तो तुम्हें दिखना चाहिए कि जो ऐसा यूनिट था वो मीटर में था, ऐसा यूनिट मीटर में था, और जो न्यू सिस्टम था वो मीटर से बड़ा था, वो x टाइम्स मीटर था, कंसिडरिंग x टू बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अगर वो मीटर से बड़ा है तो अगर मैं छोटे से बड़े यूनिट में जाऊंगा तो हमेशा मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सो आई विल बी गेटिंग डी ऑप्शन। वहां से तुम थोड़ा जल्दी, मतलब आज तुम प्रोसेस समझ लो, धीरे धीरे तुम ये प्रोसेस बाईपास करने लग जाओगे, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कुछ 2-4 स्टेप तो फिजूल है, वो तो तुम मन में ही निपटा दोगे, तो अपने आप तुम्हारा आंसर 1/x स्क्वायर बहुत तेजी से डायरेक्टली आ जाता। क्लियर है, चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ये वाला कंफ्यूजिंग हो सकता है कई बच्चों के लिए,
तो मैं कह रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द न्यू सिस्टम, लेट्स कॉल इट एज न्यू सिस्टम, ठीक है। अब उस न्यू सिस्टम में एरिया की जो भी यूनिट होगी वो वहां पे न्यू सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज n टाइम्स, तो n विल बी इक्वल टू, ये एरिया है, इसका डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर होगा, और ये भी एरिया ही है, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, l स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन ये न्यू सिस्टम की लेंथ है और ये SI सिस्टम की लेंथ है, ठीक है ना भाई। तो SI सिस्टम में लेंथ का मतलब हम लेंथ इन SI डिवाइड बाय लेंथ इन न्यू सिस्टम का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और SI में लेंथ क्या है, 1 मीटर, ठीक है। SI में लेंथ क्या है, 1 मीटर, और नए सिस्टम में लेंथ क्या है, x मीटर। तो पावर क्या आ जाएगी, 2 लगा देंगे तो 1/x² विल बी द वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? चलिए 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 अगला क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। अच्छा भाई, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg। अच्छा जी, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। तो इस नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर, व्हाट विल बी 1 यूनिट ऑफ पावर, what will be the 1 unit of power in this new system? In this new system, 1 unit of power will be how much? चलिए, कई बच्चों ने आंसर लिख दिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सो एक तरफ है SI सिस्टम, है ना, मतलब लेट्स से पावर का SI सिस्टम। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज इन SI सिस्टम, एक्चुअल जो वॉट्स है। अब नए सिस्टम का तो नाम हमने रखा ही नहीं है। आई डोंट नो द नेम्स फॉर द न्यू सिस्टम इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट। सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट, सर इसका कुछ नाम रख दो, बिना नाम के अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस सर्टेन सिस्टम का नाम रख दिया लेट्स से पप्पू सिस्टम, ठीक है ना। इसका नाम रख दिया लेट्स से पप्पू सिस्टम, PS, ठीक है ना। सो पप्पू सिस्टम है, हो गया नया सिस्टम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ पावर इन दिस, मतलब 1 यूनिट ऑफ पावर इन पप्पू सिस्टम, 1 यूनिट ऑफ पावर इन पप्पू सिस्टम, ठीक है। अब वो जो भी यूनिट ऑफ पावर की, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल पावर का यूनिट इन दैट न्यू सिस्टम। तो मैंने कहा 1 यूनिट, है ना, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, 1 यूनिट ऑफ पावर इन पप्पू सिस्टम इज इक्वल टू लेट्स से n टाइम्स पावर इन SI सिस्टम, दैट इज वॉट। SI सिस्टम का पावर तो मुझे पता ही है, वॉट होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ पावर इन दिस न्यू सिस्टम इज इक्वल टू लेट्स से n वॉट। अब मैंने क्या बताया, हम कभी भी यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज करते हैं तो डायमेंशन चेंज नहीं होता। तो हम इधर लिखेंगे पावर का डायमेंशन, दैट इज पावर का डायमेंशन विल बी m1 L2 T-3, ठीक है ना। m1 L2 T-3 इज द पावर सिस्टम। तो ये हो गया पप्पू सिस्टम का पावर, ये हो गया पप्पू सिस्टम का डायमेंशन, और ये हो गया SI सिस्टम का डायमेंशन, दैट इज m1 L2 T-3, ठीक है ना भाई। ये हो गया SI का सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ n को इधर ले, अब देखो n को निकालना है, तो n विल बी इक्वल टू m ऑफ पप्पू सिस्टम डिवाइड बाय m ऑफ SI सिस्टम, ठीक है। पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेंथ में भी लगा दो, लेंथ इन पप्पू सिस्टम डिवाइड बाय लेंथ इन SI सिस्टम, पावर क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। टाइम इन पप्पू सिस्टम डिवाइड बाय टाइम इन SI सिस्टम, पावर क्या आ गई भाई, -3 आ गई। ये आ गया आपका n का वैल्यू,
ये आ गया आपका n का वैल्यू। अब ये n का वैल्यू आ गया, हम इसको सॉल्व करेंगे। n पप्पू सिस्टम में मास कितना है भाई? पप्पू सिस्टम में मास कितना है? एक यूनिट मास 20 kg है, और एसआई में कितना होता है? 1 kg। तो 20/1 यानी कि 20 आ गया। तो 20 पावर कितनी है? 1 आ गई, 1 आ गई भाई यहाँ पे, है ना। उसके बाद पप्पू सिस्टम में लेंथ कितनी है? तो पप्पू सिस्टम की एक यूनिट लेंथ 10 मीटर है, तो यहाँ 10 मीटर और नीचे 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 10/1 दैट इज 10, पावर आ गई 2। ठीक है। उसके बाद टाइम इन पप्पू सिस्टम इज 5 सेकेंड, टाइम इन एसआई सिस्टम 1 सेकेंड। तो 5/1 का पावर कितना लगाना है हमें? -3 लगाना है। ठीक है भाई। तो n क्या आ जाएगा भाई? n आ जाएगा 20 × 10 × 10, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 5 × 5 × 5। क्लियर है? ये कटा कटा, ये जाएगा 2 ये जाएगा 2 और ये जाएगा भाई कितना? 4 तो 4 × 2 × 2 यानी कि n आ गया 16। तो अगर n 16 आ गया तो हम ये लिख सकते हैं दैट 1 यूनिट पावर इन पप्पू सिस्टम इज इक्वल टू 16 वॉट। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर गाइज? इज दिस क्लियर? आपने ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने 1 वॉट इन पप्पू सिस्टम नहीं पूछा। आपको ये देख के लग रहा होगा हाँ यार यहाँ तो सारी यूनिट तो क्या है, बढ़ रही है ना। मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम अब 5 सेकंड की है, मतलब बड़ी यूनिट है। एक यूनिट ऑफ लेंथ अब 10 मीटर की, बड़ी यूनिट है, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा अगर हम छोटे को बड़े में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमने 1 वॉट को पप्पू सिस्टम में नहीं पूछा, हमने 1 पप्पू सिस्टम का मतलब 1 यूनिट पावर इन पप्पू सिस्टम पूछा। किसमें? हमने एसआई में पूछा। तो हमने बड़े सिस्टम का 1 यूनिट पूछा, तो छोटे वाले सिस्टम का हायर वैल्यू आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए 16 आंसर हो गया। वन वॉट क्यों लिखा है? 1 वॉट कहाँ लिखा हमने? हमने 1 यूनिट ऑफ पप्पू सिस्टम लिखा है, पावर मतलब 1 यूनिट ऑफ पावर इन पप्पू सिस्टम इज इक्वल टू n वॉट। ये n वॉट है। उसने पूछा है 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू मतलब विल बी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पावर इन दिस सिस्टम, मतलब कौन से सिस्टम में? पप्पू सिस्टम का 1 यूनिट पावर। पप्पू सिस्टम का 1 यूनिट पावर कितने वॉट के बराबर होगा? अगर डायमेंशन याद नहीं है तो कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, मतलब ऐसे रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो, जिसमें पावर आती हो और कुछ ऐसे टर्म आते हो जो आपको पता हो, जैसे कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का याद है तो भी काम हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स का भी याद होगा, वेलोसिटी का भी याद होगा, या आ जाएगा आंसर। ऐसे डायमेंशन आ जाएंगे और ऐसे आपका वर्किंग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए, अक्षदीप क्या कंफ्यूजन है छोटी सी? एक कह रहा है ये 5 और 10 का क्या हुआ? भाई काट दिया भाई, ये 5 की पावर -3 था, नीचे डिनोमिनेटर में 3 लगा दिया, 5 × 5 × 5, और ये 10 की पावर 2 थी तो ऊपर 10 × 10, 5 और 10 कट गए। क्या हो गया लाला? क्या हो गया? काट तो दिया, सब सही है भाई, खुद करके देखो एक बार। जो कभी अगर तुम्हें कैलकुलेशन में डाउट हो खुद कर लिया करो यार, कैलकुलेशन के लिए इतना लोड मत लो, खुद करके देखो। चलिए, अब हम आ गए हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, है ना। तो बेसिकली जो सेकंड आपको एप्लीकेशन बताई थी कि भैया कोई इक्वेशन एआई डाउट सॉल्विंग यार आने ही वाला है ना, क्योंकि आज ही एक उसका टेस्टिंग के लिए, फाइनल टेस्टिंग के लिए, बीच में हम लोग ऑलरेडी फीडबैक दे चुके हैं, हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा के चेक कर लिए थे, और आपको मैंने बताया भी था कि भाई जान कार्डा के भी क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली इसमें पुट कर दिए, और मैंने कहा यार ये लेवल अगर ये अचीव कर रहा है तो मतलब छोटे मोटे लेवल तो आराम से बता देगा। बट उसमें क्या था, अलाइनमेंट या जो कुछ भी मुझे लगा कि और बेहतर हो सकता है, वो हमने फीडबैक दिया था, वो बहुत फाइनल स्टेज में। बस आज हमारे पास टेस्टिंग के लिए आया है, हम कुछ फीडबैक देंगे उसके ऊपर, वो जल्दी से आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, अब ठीक है, चलो अब इधर आओ। अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है।
तो हमने जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कोई भी अगर इक्वेशन है उसको वो करेक्ट है या नहीं, ये बात बताई जा सकती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान ले तो कोई एक रैंडम को इक्वेशन दे दी गई, मान लेते कोई रैंडम को इक्वेशन दे दी गई, लेट्स समथिंग लाइक दिस, s इज इक्वल टू u t स्क्वायर प्लस लेट्स से a t, है ना। ऐसे एक इक्वेशन दे दी मैंने कहा यार ये एक इक्वेशन है कि जो कि सही आंसर देगी, ये एक इक्वेशन है जो कि सही आंसर देगी। अब यार देख के तो लग रहा हाँ ठीक है कोई इक्वेशन है, हम वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि डायमेंशंस को देखकर इक्वेशन की करेक्टनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। फिर तुम्हें अगर कोई रैंडमली कोई नई इक्वेशन देगा तो या कहीं तुम्हारे सामने आ गई तो तुम ये पता लगा पाओगे इज दिस इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट और नॉट। मतलब देखो मैं एब्सोल्यूट करेक्टनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डायमेंशनली करेक्टनेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एब्सोल्यूट करेक्टनेस बाद में आएगी, पहले कोई चीज़ डायमेंशनली तो करेक्ट हो। अगर वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो एब्सोल्यूट करेक्टनेस की बात ही खत्म हो जाती है। एब्सोल्यूट करेक्टनेस मतलब देखो आप भी जानते हो कई सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायमेंशनली सेम है, तो हो सकता है कोई ऐसी इक्वेशन सेटअप कर दी जाए जिससे हमारे काम का आउटपुट ना आए बट डायमेंशनली लग रहा है कि वो सही हो। तो डायमेंशनली करेक्टनेस एक अलग चीज़ है और एब्सोल्यूट करेक्टनेस मतलब फायदेमंद है या वो इक्वेशन या नहीं है, या ऐसे ही इक्वेशन है फालतू, है ना। तो ये हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। अब किसी ने बोला भैया इसको चेक कर लो। अब इसको चेक करने के लिए अपन ने क्या करा, 3 नियम बनाए। 3 नियम यहाँ पे मतलब 3 नियम ऐसे ही हैं, बस सुन लो कि फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी भी इस प्रकार के सिंबल से, है ना, प्लस से, माइनस से, इक्वल टू से, ग्रेटर देन से, लेस देन से अगर सेपरेटेड है, यानी कि अगर मैं कह दूं एक फिजिकल क्वांटिटी है A और दूसरी है लेट्स से B, अगर कभी भी वो प्लस से सेपरेटेड है या एनी ऑफ दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इनसे अगर वो सेपरेटेड है तो क्या बोला गया है, हैव द सेम डायमेंशन, यानी कि A और B बाध्य हैं, ये बंधे हुए हैं, इनका डायमेंशन सेम ही होना चाहिए। अच्छा अगर सेम नहीं हो रहा है तो कुछ गलती है। तो चलो पहले रूल पढ़ के इस पे आ जाते हैं एक बार। चलिए देखते हैं इसका डायमेंशन क्या है। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है L, ठीक है भाई, इसको निकाला। ये क्या है, वेलोसिटी को लिख लेंगे क्या, L पावर 1 T पावर -1 और मल्टीप्लाई किससे कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रखा है, T पावर -1, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रखा है टाइम के स्क्वायर से, यानी T की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, प्लस एक्सेलरेशन L1 T -2, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, एक टाइम मल्टीप्लाई कर रखा है। सॉल्व किया, इधर तो एक ही टर्म है, इसको सॉल्व किया तो T की पावर -1 इंटू T की पावर 2 क्या आ जाएगा, L की पावर 1 T की पावर 1, ठीक है भाई, और प्लस इधर क्या आ गया, L की पावर 1 T की पावर -1। अब आप खुद ही देखिए ये दो क्वांटिटी ये और ये आपस में ऐड हो रहे हैं और इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन गलत थी। और हर एक इक्वेशन देखो इनके बीच में सेपरेशन क्या है, इक्वल टू का है, यानी कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से भी मैच खाना चाहिए था, तो ये वाला पार्ट इससे मैच खाना चाहिए था, नहीं खा रहा है मैच, यानी कि ये इक्वेशन गलत है। अब एक बार करेक्ट इक्वेशन लेके चेक कराता हूं, देखता जा। एक बार करेक्ट इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से जो हमें पता है नोन इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT लेके देख, लिखेंगे हर टर्म का डायमेंशन। v का डायमेंशन वेलोसिटी है, L की पावर 1 T की पावर -1, ये v हो गया। u का क्या आ जाएगा, ये भी स्पीड है, ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों ही स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, या फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। L पावर 1 T पावर -1, ठीक है, प्लस अब A का देख, एक्सेलरेशन का आएगा L पावर 1 T पावर -2 एक्सेलरेशन, और टाइम का क्या आएगा, T आ जाएगा भाई। अब इनको जब लिखेंगे तो देख TL1 T -1 इक्वल टू इधर क्या आ गया, L1 T -1, इधर क्या आ गया, L1 देख, L1 आ गया और ये T की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई T की पावर +1, तो ये आ गया T की पावर, ये आ गया T की पावर -1, ठीक है ना। अब तू देखता जा भाई, हर
हर टर्म का डायमेंशन देख, ये जो डायमेंशन इसका है, जो डायमेंशन इसका है, जो डायमेंशन इसका है, वही डायमेंशन इसका है, वही डायमेंशन इसका है। तो कभी भी अगर कोई एक इक्वेशन में देयर आर मल्टीपल टर्म्स जो कि प्लस माइनस इक्वल टू इनसे सेपरेटेड है, तो उनके अलावा सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यानी कि जो ये दो टर्म है जो प्लस से सेपरेटेड है, तो इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। क्लियर है बात? ये इक्वल टू से सेपरेटेड है, इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि इक्वेशन में हर इंडिविजुअल टर्म का, इंडिविजुअल टर्म कहने का मतलब है एक टर्म को मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ जोड़ रहा हूं, मतलब मैं एक पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक टर्म मान रहा हूं, है ना, मतलब एक टर्म कहने का मतलब है जो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, तो ये मेरे लिए एक टर्म है, तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसीलिए हम इसको यूज भी करते हैं, है ना, इसीलिए हम इसको यूज भी कर पाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, एक और इक्वेशन देख लेते हैं भाई, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। एक इक्वेशन अब वो अपना s इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर ही देख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको चेक कर लेते हैं भाई, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन सिर्फ लेंथ है l, बहुत बढ़िया। इसका डायमेंशन क्या है? देखो इसका डायमेंशन आएगा l पावर 1, अब मैं ये पावर नहीं लिखूंगा, ठीक है, 1 1 नहीं लिखूंगा, -1 लिख दूंगा, l t -1, ये स्पीड का है, और टाइम का हो गया t पावर 1, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद प्लस हाफ को तो छोड़ दो, डायमेंशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन में लिखेंगे l1 t -2, आदत है लिख ही दे रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। उसके बाद t का स्क्वायर है, यानी कि टाइम का स्क्वायर है, सो t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको आप करके देखोगे तो ये तो l है ही सही, ये l है ही सही, ये t पावर 1 t पावर -1 कट जाएंगे आपस में, है ना, तो ये आ जाएगा l, और प्लस ये कितना आ जाएगा? देखो ये वाला कट जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? l आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखो हर इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम है। हर इंडिविजुअल टर्म का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो कभी भी अगर कोई इक्वेशन है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म है, तो हर प्लस या माइनस या ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू इन टाइप से सेपरेटेड है, तो उनके अक्रॉस दो चीज जो भी हैं उनके डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए अब दो रूल और थे यहां पे। ऑल एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। अगर कहीं पे आपको साइन दिख रहा है ना, मतलब फॉर एग्जांपल इस वाली लाइन का मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है अगर कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रही, साइन ऑफ समथिंग, तो ये पूरा का पूरा साइन डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री एक क्या है? रेशो है, लेंथ अपॉन लेंथ है, ठीक है ना। तो साइन या एक्सपोनेंशियल लॉग या e की पावर समथिंग, ये पूरे क्या है? डायमेंशनलेस है, इनका खुद का कोई डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। चाहे फिर वो e की पावर में कुछ भी आ जाए, लेट्स से e की पावर में कुछ भी आ जाए, तो ये पूरा का पूरा जो मैं ऐसे लिख देता हूं, एक अगले ही पेज पे इसको लिख देता हूं, लेट्स से पॉइंट टू रिमेंबर, e की पावर एनीथिंग, ध्यान रखना इस बात को, ये पूरा का पूरा कैसा निकलता है पता है? दिस होल थिंग इज डायमेंशनलेस, ठीक है, ये पूरी की पूरी थिंग। और मजे की बात क्या है पता है? जो पावर होती है ना, e की पावर, किसी नंबर की कोई पावर, ये खुद भी डायमेंशनलेस है। दिस इटसेल्फ इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आप नोट डाल के कहीं बुक में लिख लो, और आपको मॉड्यूल में भी इस टाइप का मैंने दिया हुआ है, वहां से भी आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अरे ये हरियाणवी बॉय को ब्लॉक कर दो, ऊपर ये है हरियाणा ऑन टॉप, इसको डाउन कर दो, टॉप से बॉटम पे लाओ उसको, ठीक है। उसके बाद कोई साइन हो, है ना, अब साइन के अंदर क्या डलता है? ध्यान से सुनो, साइन के अंदर जाता है एंगल, साइन के अंदर जाएगा एंगल, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एनी ट्रिग रेशो, कोई भी ट्रिग रेशो होगा, उसके अंदर क्या जाता है? उसके अंदर एंगल जाता है। और क्या एंगल के पास डायमेंशन होता है? एंगल के पास डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना।
तो एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं है, यानी कि एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, यानी कि एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब है साइन के अंदर वाला तो डायमेंशनलेस है ही सही, और बेटा पूरा का पूरा साइन जो है ना ये खुद भी डायमेंशनलेस है। साइन के अंदर जो कुछ लिखा है, साइन के अंदर जो कुछ लिखा है सबको डायमेंशनलेस करना है, और पूरा पूरा साइन को भी डायमेंशनलेस ही करना है। चलिए, ये अगर किसी ने मेरी कही हुई बातों को लेकर किसी का मजाक उड़ाया तो जो कह रहा है उसको ही मैं उड़ा दूंगा, ठीक है ना। अभी किसी ने कहा तो उसको आगे ना कहो, ठीक है ना। हरियाणवी बॉय को उड़ाया है, हरियाणा को सल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा ऑन टॉप है रहेगा, लेकिन ये हरियाणवी बॉय को डाउन करना है अपने को, ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसी प्रकार अगर कोई लॉग वाला फंक्शन है, तो लॉग वाले फंक्शन के अंदर भी जो चीज जाएगी वो सब डायमेंशन लेस जाएगी, वो सब डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। लॉग के अंदर डायमेंशन नहीं जाएगा, और पूरा का पूरा लॉग जो है वो खुद भी क्या है, वो डायमेंशन लेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखो ऑल पावर्स आर डायमेंशनलेस, वही बोला ना, ई की पावर में कुछ भी जाएगा तो वो सब क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। पावर भी डायमेंशनलेस होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसी को देखते हुए कुछ सवाल करेंगे। लेट अस डू सम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या बोला है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। कोई एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, डीवी बाई डी टी बता रही है, ठीक है। और ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ रेजिस्टिंग मीडियम, ठीक है। कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमें पूछा डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हम तो भैया अपने काम पे फोकस करें। काम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुन बेटा। हमें क्या बोला उसने, हमें बोला ये है डीवी बाई डी टी, अच्छा जी। उसके बाद a इंटू टी, अच्छा जी। उसके बाद b इंटू वी। अब देख बेटा, अब देखता जा, ये तुझे पता नहीं है, तो तू इस वाली टर्म का मतलब ये जो बड़ी बड़ी टर्म है, इस पूरे का डायमेंशन लिख नहीं पाएगा तू अभी। लेकिन अगर तुझे ये पूरा का पूरा पता है कि हाँ यार ये तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले इसी का डायमेंशन नाप देते हैं, सबसे पहले इसी को लिख देते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी कि एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा L1t-2। चलो भाई इसका डायमेंशन आ गया। अब जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, दैट मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t। चलिए दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है ना। अब तुम इन दोनों को इक्वेट करके a का बता सकते हो, और इन दोनों को इक्वेट करके तुम b का बता सकते हो। जल्दी से a और b का बताओ, जल्दी से a और b का बताओ। तो a का डायमेंशन क्या आएगा, a का डायमेंशन आ रहा है भाई, a का डायमेंशन आ रहा है L1t-3। कैसे आया गुरुजी, a को यहीं रख दो, t को नीचे भेज दो, तो नीचे आएगा पावर 1 तो ऊपर आएगा पावर -1, तो t की पावर -2 इंटू -1 तो वो +1 हो जाए, मतलब t की पावर -2 इंटू t की पावर -1 तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3। क्लियर है, तो वो उधर लिख दिया। अब ये b का देखना है, b का, तो b का डायमेंशन क्या आएगा, b का डायमेंशन आएगा भैया, b का डायमेंशन आएगा, इधर वाला तो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ L1t-2, और डिवाइड में कौन जाएगा, v जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, इट विल बी L1t-1, ठीक है ना। तो काट कुटा के क्या मिलेगा, यहां मिलेगा भैया t की पावर -1। इज दैट क्लियर, तो ये आ गया भाई आंसर बी, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे आया है आंसर में, ठीक है भाई।
चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बढ़िया सा सवाल है, आप सब लोग को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। तब तक मैं पानी वानी पीऊंगा, रेस्ट करूंगा, तुम लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है? चलिए ओम नायक, पढ़ाई कर रहे हो ना? इतना एक्साइटेड ओम नायक कह रहा है मजा आ रहा है। अच्छा बच्चा लग रहा है, पढ़ाई करने में मजा आ रहा है इसको। चलिए चलिए तो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। सो विल सी। ये क्वेश्चन में द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी P है, ठीक है? उसका टाइम डिपेंडेंस कुछ दिया हुआ इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, जिसमें अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट एंड देयर डायमेंशंस आर गिवन बाय, पूछ रहे हैं डायमेंशन अल्फा बीटा गामा का। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पता ही नहीं फिजिकल क्वांटिटी P क्या है, बट मुझे ये पता है कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा शुड बी डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। M0 L0 T0 नो डायमेंशन, यानी कि ये वाला भी इसके बराबर क्योंकि प्लस से सेपरेटेड है, और ये वाला भी इसके बराबर और गामा भी इसके बराबर, ठीक है ना भाई? तो फटाफट निकाल लेंगे। सो फटाफट निकाल लेंगे। अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा टी की पावर -2, बीटा का डायमेंशन आ जाएगा टी की पावर -1 और गामा का आ जाएगा टी की मतलब कुछ भी सब जीरो है ना। तो टी की पावर -2 अल्फा का है, अल्फा का बताना है M0 L0 टी की पावर -2, करेक्ट। बीटा का टी की पावर -1 M0 L0 टी की पावर -1, करेक्ट। और इसका सब जीरो M0 L0 T0। सर इसमें ml क्यों नहीं लिखा? लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। आप चाहो तो अल्फा को लिख सकते हो M0 L0 टी की पावर -2, एक ही बात है, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए अगला सवाल, जल्दी से इस सवाल को करिए, जल्दी से इस सवाल को करिए भाई। क्यों हो गया बीच में 2x? क्यों हो गया बीच में 2x? कहां है 2x कहां है? आई डोंट नो क्या पूछ रहे हो। मैं बस ये जानता हूं कि ये पूरा का पूरा पावर था, पावर डायमेंशनलेस होता है, यानी कि ये भी डायमेंशनलेस, ये पूरा मिलके डायमेंशनलेस, ये पूरा मिलके डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कुल मिला के इस पूरे का डायमेंशन ये कर देंगे और हर टर्म को प्लस से छोड़ सेपरेट कर रखा है। सो दिस फर्स्ट टर्म इटसेल्फ विल बी इक्वल टू दिस, सेकेंड टर्म इटसेल्फ विल बी इक्वल टू दिस एंड थर्ड टर्म विल इटसेल्फ बी इक्वल टू दिस। सो ये डायमेंशनल होमोजेनिटी है, मतलब एक इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन, टर्म मतलब जो प्लस से या माइनस से सेपरेटेड है उसको मैं एक टर्म बोल रहा हूं, हर टर्म का डायमेंशन सेम है, इसी का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये सिमिलैरिटी, होमोजेनिटी मींस यूनिफॉर्मिटी टाइप्स का कुछ है कि हर टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है, होमोजीनियस टर्म्स हैं डायमेंशन वाइज, ठीक है।
अरे भैया बहुत बहुत कमजोर बालक लोग हैं। अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन अगर m0 l0 t0 करोगे बे, तो ये अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t0 के डिवाइड में t का स्क्वायर आएगा। t का स्क्वायर का डायमेंशन ये है, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, t की पावर -2 आएगा ना भाई। और अगर साथ में m सब लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें? इज इट क्लियर? अभी क्लियर है क्या ये? इज इट क्लियर नाउ? चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, चलिए ये क्वेश्चन करिए, डू दिस क्वेश्चन। बेटा अगर आप नहीं समझे आप एक बार फिर से देखना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई टर्म है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू लेट्स से e, तो बेटा मैं बस ये कह रहा हूँ डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e। यही बात समझा के बेटा मेरे बाल सफ़ेद होने वाले हैं थोड़े दिन में, लेकिन तू समझ नहीं रहा, पता नहीं कब समझेगा। सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, कोई भी टर्म अगर ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वल टू या कोई इस टाइप की होती है, वो सारे टर्म के डायमेंशन सेम होते हैं। क्या तकलीफ आ रही भाई तेरे, क्या तकलीफ आ रही है? यहाँ देख ये पूरी टर्म लिखी थी, माइनस अल्फा टी स्क्वायर लिखा था, प्लस बीटा टी लिखा था, प्लस गामा लिखा था। अब मैं कह रहा हूँ कि पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि इन सब का ऐड करके जो भी कुछ आ रहा होगा उसका डायमेंशन 0 ही होगा। तो m0 l0 t0, तो इसका भी इसी के बराबर होगा, इसका भी इसी के बराबर होगा, इसका भी इसी के बराबर होगा। अब जब तू इक्वेट करेगा तो यहाँ टी स्क्वायर है तो वो डाउनवर्ड जाके टी की पावर -2 बन जाएगा, इधर टी है वो नीचे जाके टी की पावर -1 बन जाएगा। तो अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, लेकिन तुझे नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब एक कह रहा है सर लेकिन ये बोला गया था कि अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, हाउ दे आर हैविंग डायमेंशन। तो बेटा ये किसने कह दिया कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं हो सकता? ये तेरे को किसने सिखा दिया कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं हो सकता? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज डायमेंशन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी हैज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद म्यू नॉट कांस्टेंट हैज डायमेंशन, निकाले तो थे डायमेंशन। क्या इन सब ये ले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैज डायमेंशन, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट हैज डायमेंशन, ठीक है। यस आई हैव वॉच्ड दैट सेकंड एपिसोड। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने ऐसे लगा लिया था फोन में नेक्स्ट में, एंड आई रियली लाइक दैट गाय। क्या बना था यार वो? ही बिकेम ट्रम्प राइट? या आई लाइक्ड हिम, बट अब ऐसी बातें हुई तो यू विल नॉट लाइक मी, समझा? चलो भाई, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा थर्ड यूज केस है डायमेंशनल एनालिसिस का। हालांकि 5 मिनट बचे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये वाला पूरा हो पाएगा, तो आज के लिए मेरे को लगता है यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। आज के लिए ये वाला पोर्शन अभी हम छोड़ देंगे, ये हम चालू नहीं कर रहे हैं। आई होप ऊपर दिए गए 2 सेक्शन, यानी कि यूनिट सिस्टम का कन्वर्जन एंड एक इक्वेशन का वेरिफिकेशन, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, कई लोग के एकदम प्राण सूख गए कि सर आप पिछला वाला तो बता दीजिए। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल
वेरीज विद डिस्टेंस, ठीक है ना, ऐसे वेरी करता है। तो जिसके अंदर ये V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख लेंगे कि ये लेफ्ट वाला टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, V इज इक्वल टू A√x डिवाइड बाय x प्लस b। अब देखता जा बच्चा, ये देख V का डायमेंशन एनर्जी का m1 L2 T-2 ये मालूम पड़ गया। मतलब इस पूरे का क्या, क्योंकि ये डिवीजन में टर्म है तो ये पूरा क्या बनाएगा, ये पूरा वाला एनर्जी बनाएगा बेटा, इसको एनर्जी बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर तू सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करेगा तो x जो कि एक डिस्टेंस है उसमें कौन ऐड हो रहा है, b। मैंने बताया अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, तो x का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। सो आई कैन राइट फ्रॉम हेयर दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, देख ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A√x डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ x प्लस b, ठीक है ना। बट कहने की मजेदार बात क्या है, x है लेंथ और x और b का डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज x का डायमेंशन जो है दैट इज l, ठीक है। देयरफॉर b उसमें ऐड हो रहा है तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वो भी l हो जाएगा, और x प्लस b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और √x का डायमेंशन क्या होगा, l की पावर हाफ, ठीक है ना। x क्या है, लेंथ है, लेंथ की पावर क्या, हाफ है, और डिवाइड कर लेंगे क्या, ये हो गया लेंथ, x लेंथ है, b भी लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ आएगा तो नीचे l आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया तो आप l को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, l की पावर हाफ को यहाँ ले आइए नीचे, एंड यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ a। तो a का डायमेंशन क्या आएगा बताइए, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ a। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, इट इज m1 L2 T-2, ठीक है। ये आ गया डायमेंशन एनर्जी का, और इधर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ a l की पावर हाफ, और नीचे आ गया डायमेंशन ऑफ l, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू m1 L2 T-2 एनर्जी इनटू ये डिनोमिनेटर वाला l, और डिवाइड बाय ये न्यूमरेटर वाला l की पावर हाफ, ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस, सो इट विल बी m1 l की पावर 2 + 1 माइनस हाफ, यानी कि 3 माइनस हाफ, दैट विल बी 2.5, यानी कि 5/2, ठीक है। और t की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। सो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ a। ये आ गया a का डायमेंशन, डाल दो ब्रैकेट में, इतना बुरा मत मानो, ठीक है ना। सो m की पावर 1, l की पावर 5/2, t की पावर -2। सो दिस विल बी द करेक्ट फॉर, अच्छा ये a इंटू बी पूछ रहे हैं, वाओ। सो a का आ गया हमें, अब b इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, तो a का डायमेंशन लिखा हुआ है m1 l पावर 5/2 t पावर -2, ये आ गया a का, और इंटू किससे करना है, b से, b लेंथ के बराबर था, ठीक है। सो आंसर विल बी m1 L 7/2 t-2, ये आ गया आपका आंसर। सो विल हैव 7/2, ये आपका आंसर हो गया भाई, D is the answer. Why not 2L? Oh my God, what are you asking bro? A का डायमेंशन अगर L है, B का डायमेंशन अगर लेट से L है, मतलब ये दोनों लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा A प्लस B का डायमेंशन L होगा। तूने डायमेंशन में कभी नंबर देखा है क्या, हाँ? कैसे क्वेश्चन पूछता भाई, तू कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, क्या मतलब, अगर लेट से A 5 सेंटीमीटर है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है, B 10 सेंटीमीटर है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो भाई A प्लस B भले ही 15 सेंटीमीटर हो जाए, लेकिन करेगा तो लेंथ को रिप्रेजेंट ना भाई, डायमेंशन तो L ही आएगा, L प्लस L आएगा भाई, दो डायमेंशन L डायमेंशन दोनों मिलके L बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सारा खेला समाप्त।
कुछ ये जो आपको अभी क्वेश्चन कराया ना, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। आपने मेंस 2026 का सवाल कर लिया है साथियों। ब्रेकिंग न्यूज अभी, क्योंकि मैंने अभी यहां देखा ये सवाल मैंने भी डाल दिया था यहां पे, और ये पीवाईक्यू में भी है सेम क्वेश्चन। तो आपने 2026 का सवाल किया है, मेंस 2026 का सवाल किया है आपने, ठीक है। चलिए अरे क्या करूं, बोलने का स्टाइल बदलना पड़ता है। अब भाई कैसे गुस्सा, तुम लोग कहते हो मैं गुस्सा करता हूं, भाई मैं कहां गुस्सा करता हूं यार, मैं गुस्सा पी जा रहा हूं, और पीने के बाद क्या हो रहा है ना, कुछ भी निकल रहा है, कुछ भी, रोस्ट भी कर सकता हूं, टोस्ट भी कर सकता हूं, ठीक है। चलिए ये हम कल सब करेंगे, सो अभी मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं, वी हैव लॉट टू डू। तो आज के लिए देखो क्या है, आज के लिए होमवर्क है मॉड्यूल सॉल्विंग पे लगे रहिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए, ठीक है। टुडे यू डोंट हैव एनी डीपीपी, नो डीपीपी। टुमारो ये टॉपिक खत्म होने के बाद डीपीपी मिलेगी। और आज मॉड्यूल में से जो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो देख के, कि जिसमें कंपेयर करके डायमेंशन बताना है, कि बताओ ए का डायमेंशन क्या है, बी का डायमेंशन क्या है, इक्वेशन दी हुई है, वो आप ट्राई कर लेना आज, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलेंगे, ओके बाय बाय।